continue with our coverage of the interim budget, the election budget as we here at Mirror Now are calling it. And one of the big announcements was for the farm sector. An annual income of 6,000 rupees will be given to marginal farmers who have land smaller than 2 hectares or 5 acres. Now, the government is not only going to implement it next year, in fact, the implementation will start from this year itself, and about 2,000 rupees will be given out to the eligible farmers right away this year itself. To understand more about this, Mr. Shekhawat, MOS Agriculture, is joining us here. Shekhawat ji, aap hame bataएं, if you can explain to us, how will this policy, how will this scheme be implemented? Do you have the database ready? Because the government intends to start giving the income from this year itself. देखिए, देश की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी, उस समय जो कमिटमेंट किया था कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, इनको समर्पित सरकार रहेगी। और पिछले 5 साल में सरकार ने जिस तरह से इन सब क्षेत्रों के कल्याण के लिए काम किया और आम मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, आज का ये बजट और इस बजट में की गई घोषणा, चाहे वो किसान के लिए की गई है, चाहे वो मजदूरों के, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के लिए की गई है या मध्यम वर्ग के लिए की गई है, ये निश्चित रूप से इन तीनों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। जहाँ तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या प्रधानमंत्री किसान योजना का प्रश्न है, पीएम किसान योजना में लघु और सीमांत श्रेणी के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर की ज़मीन है, 5 एकड़ तक जिनके पास में ज़मीन है, उन सब परिवारों को जब किसान खेती करता है उस समय उसका जो व्यय होता है उसमें हैंड होल्ड करने के लिए, उसमें सहायता करने के लिए देश की सरकार ने 6,000 रुपये तक प्रत्येक किसान परिवार को देना ऐसा सुनिश्चित किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से ये पैसा ट्रांसफ़र होगा, आधार से लिंक करके इसको किया जाएगा, लेकिन जहां आधार नहीं है अभी इस वर्ष में, वहाँ दूसरे आइडेंटिटी प्रूफ्स के माध्यम से भी इसको लिंक करके और इस बेनिफिट को ट्रांसफ़र करेंगे। डेटा लगभग सब रेडी है और कम से कम ये बात तो निश्चित है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अब तक जो कहा है वो करके दिखाया है, चाहे वो जनधन खाते खोलने का विषय हो या सॉइल हेल्थ का विषय हो, चाहे मुद्रा का विषय हो, जो कहा है वो करके दिखाया है। मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि 31 मार्च से पहले देश के लघु और सीमांत कृषकों को ये सौगात, ये हैंड होल्डिंग राशि जो है ये उनके खातों में पहुंचेगी। जी, एक बात जो उठाई जा रही है कि ये जो आपने पॉलिसी अनाउंस करी है, ये उन लोगों के लिए जो लैंड ओनर्स हैं, जिनके पास ज़मीन है, चाहे वो 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ जो भी कैलकुलेशन रहे। लेकिन आज जो देश में समस्या है, जो हमने प्रोटेस्ट भी देखे हैं महाराष्ट्र में और काफ़ी अलग स्टेट्स में, वो उन लोग की प्रोटेस्ट है जो लैंड ओन नहीं करते हैं, उनको भी सहायता की ज़रूरत है। तो उन लोगों का क्या होगा, उनको मदद कैसे पहुँचेगी? देखिए, यदि मैं कुल मिलाकर के ज़मीन के विषय में बात करूं, तो देश का अधिकांश तबका जो लघु और सीमांत कृषक के किसान हैं, वो अधिकतया सारे लोग लैंड ओनर्स खेती करते हैं मैक्सिमम नंबर्स में। लेकिन कृषि क्योंकि राज्य सरकारों का विषय है, हमने इस समस्या की जो कृषि क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं या लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनके कल्याण के लिए भी हमने योजना बनाकर राज्यों को भेजी है और राज्य उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि जो ये 2,000 रुपये इस साल और 6,000 अगले साल से आप सालाना देंगे, तो ये सिर्फ किसान के फर्टिलाइज़र और बाकी जो सीड्स वगैरह खरीदने हैं उसके यूज़ के लिए है क्या? इसके लिeu में आप जो सब्सिडी दे रहे हैं वो सब्सिडी वापस ले ली जाएगी, या जो सब्सिडीज़ जो सहायता अभी मिल रही है किसान को बाकी वो रहेगी और ये उसके ऊपर का 6,000 रुपया है? ये उसका निश्चित रूप से ये उसका एडिशनल है। पिछली जितनी इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम हो, चाहे कृषि अनुदान की स्कीम हो, चाहे फसल बीमा में हम जो अनुदान दे रहे हैं उसकी स्कीम हो, उसका प्रीमियम भरने का हम काम कर रहे हैं, उन सब के अतिरिक्त किसान को जो डायरेक्ट लागत उसके हाथ से लगती है उसमें सहूलियत प्रदान करने के लिए ये राशि अलग से दी जाएगी।
तो ये अलग से राशि मिलेगी उनको। जो कुछ नेता हैं और जो कुछ संस्थाएं हैं जो सिर्फ किसानों के लिए रैली करते हैं और उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, योगेंद्र यादव जी उनमें से एक हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया कि इस पॉलिसी, इस स्कीम से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। एक परिवार जिसमें 5 सदस्य हैं, अगर आप देखें तो उनको दिन का 3 रुपये मिल रहा है, उससे क्या ही किसी का फायदा होगा। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी कैलकुलेशन को? नहीं, इसको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मजदूरी के साथ में कनेक्ट करने की भाव नहीं रखना चाहिए। योगेंद्र यादव साहब को आलोचना करनी है, वो स्वतंत्र है करने के लिए, लेकिन ये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मजदूरी नहीं है। ये किसान जो इनपुट खरीदता है, चाहे वो डीजल खरीदता है, चाहे वो बीज खरीदता है, खाद खरीदता है, फसल उगाने के समय से हार्वेस्ट के समय में जो उसको कैश की आवश्यकता पड़ती है और जिसके लिए वो केसीसी के अतिरिक्त अन्य साधनों पर जो है वो डिपेंडेंट रहता था, तो उसको साहूकारों से पैसा लाने की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें कहीं हद तक इसके कारण से कमी आएगी। इसका कोई आपने जब ये डिसाइड करने के पहले प्रपोजल जो रिसर्च की होगी, उसका कोई कहीं पे एग्जाम्पल या केस स्टडी किया? क्योंकि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में 2014 से कुछ गांवों में लोगों को महीने के महीने 200 रुपये दिए जा रहे थे। वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया था, पर क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि 6000 साल में चार बार अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके दिया जाएगा, कोई इसकी स्टडी की गई कहीं का? आपने केस स्टडी उठाया? जी, 3 बार। देखिए, देश में विभिन्न प्रांतों में कई तरह की योजनाएं ऐसी चल रही हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में राइतु बंधु योजना चल रही है, ओडिशा में कालिया योजना चल रही है, अनेक तरह की योजनाएं चल रही है। इसलिए ये योजना के बारे में किसी तरह के केस स्टडी करना, बहुत सारी केस स्टडीज देश में अवेलेबल हैं और ये योजना फुल प्रूफ एकदम से योजना है और निश्चित रूप से लागू होगी और 3 महीने, अगले 2 महीने में सब लाभ जो है तो देश के पात्र किसानों तक पहुंचे, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। जी, शेखावत जी धन्यवाद हमसे और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। और इसको जी, बात पूरी करिए जी, गो अहेड। चलो भाई। Okay, so that was MOS Agriculture there, giving us some more details. He says that they are already ready with the database, they are ready with the list of farmers who will be given this benefit, and most of them are already registered on Aadhaar. Those who are not will be given that through perhaps the direct benefit transfer route through their to bank accounts. But the fact of the matter is that the government is not going to waste any time. They're not going to wait for April to come to implement this policy. Perhaps the hope is that once you're able to give 2,000 rupees to these farmers ahead of the elections, it could change and bring about some amount of favor amongst the farming community. We move on from this big focus to the other focus, and the other sector that had huge expectations from the budget, of course, was the real estate sector. What's really been announced, and will it really help the sector revive? Will it help people buy more homes? Let's welcome Niranjan Hiranandani joining us right now on the show. Mr. Hiranandani, thank you for patiently waiting firstly. And your own view, we spoke, and my colleague Avni spoke to you before the budget, and you told us what the industry was expecting. Are you disappointed today, or do you think enough has been done? See, basically, I think housing was a focus area which the Prime Minister with Housing for All in 2022 has definitely been a supreme focus. So I think in continuation of that, several things were done. Number one was he announced GST, which he cannot handle because it goes to the GST Council and the group of ministers have been appointed. The 12% GST is certainly becoming a big impediment in order to move the real estate market, and that's a major problem. Second part of it he certainly did was extending the infrastructure status to affordable housing by 1 year, and I think that will continue till 2022 also as far as that is concerned. The overall benefits in terms of housing was certainly a focus as far as the government is concerned, and I think there's a positive direction to it. What was missing, I think, was the fact that there is a liquidity crisis in the real estate sector, and just as in the SME case, he did mention that
1 crore of rupees, if required by any person, would be processed within 59 minutes. I think something needs to be done in the real estate sector in terms of liquidity, which is required in this sector. We have, of course, approached the Reserve Bank governor for attending to this crisis, and he has certainly given a positive ear to it. But we need to hear something on it in this direction. Overall, I'm very happy with the budget simply because all the positive giving which he has done to each of the sectors, there's no additional tax. Normally, whenever the finance minister gives a lot of these bouquets, you also get a huge amount of tax which is added on to the economy or to the people to some other sector. But this is the first time I've not seen that happen. And in spite of that, he's saying there is no further deficit in the budget, which is because obviously the collections of GST has improved and also the overall direct tax collections have improved. I think overall the segmentation looks good, and he has looked at every sector of the economy. Very positive, I thought, as far as the budget is concerned. Yes, but like you said, one of the big issues was the tax and the GST on it, to which the finance minister right now has only said that a group of ministers is looking at it, they'll make recommendations and the GST council will see. So do you think this is still going to take a long time? No, I believe that it is going to happen within the end of this month. Another General GST Council meeting is likely to be held before the end of the month. I hope it's not delayed beyond it, because a large number of people are postponing their decision to buy simply because they're waiting for GST to come down. Look at it this way. The GST rate is today 12%. It's expected to come down to 5 or 8%. Now, a person who's buying a flat of, let's say, 50 lakhs of rupees will not be sure whether he's paying 12% at 50 lakhs, which is 6 lakhs. And instead of that, if he's paying 5 or 2.5 lakhs, if it comes down to 5%. So obviously, people are not going to take a decision to buy. And remember, if the building is complete, then the amount of GST to be paid is 0. So people are postponing their decision to buy the apartment simply because the GST rate requires rationalization. So that and the liquidity crisis are two things which need to be attended ASAP. The fact that they've said that the notional rent will not be taxed, and if you have a second home that's not occupied, you won't be taxed on some notional rent on it. Do you think that is an effort to push people to buy beyond one property? No, I think this was a complaint by a large number of people who had bought a house for their child or their siblings or other people for the purposes that they were probably studying, educated, traveling, moving to another city. So people bought a second house to keep for their child and other family members. So it was a really, I found a lot of people, including 2 ministers whom I met, who said, I've got a second house for my other child who's gone to study abroad and are going to come back and they will need the house. Now we'll have to pay taxes. So I think this is a reality on the ground which needed correction. So I don't think this was something which was absolutely absurd. And one more thing which has not been done is the fact that 40CA, which requires that if you reduce the price of a flat, let's say I'm selling at 5,000 and I sell it now at 4,500, and it is more than 5% of the ready reckoner rate, then I'm required to pay a penal tax to the government for reducing the price to a consumer. I think that's another wrong provision which did not get changed, and we had requested that. Somehow or the other, I think these small things were missing. Maybe on representation, they may be considered by Parliament or by the Finance Minister before finalizing the budget terms. All right, Mr. Hiranandani, thank you so much for joining us here on Mirror Now and giving your views on what it is that the government has or hasn't done for the home buyers and the real estate sector. Well, we move on, and like I said, there were a slew of SOPs that have been announced today, especially for the distressed agricultural sector. Interim Finance Minister Piyush Goyal announced that the government will provide assured income support to farmers who have less than 2 hectares of land. They will be getting about 6,000 rupees each year in 3 different installments.
This means an outlay of about 75,000 crore rupees. That's what the government will need to fund this every year. The government has also said that there will be a 2% subsidy on the interest that is paid on farm loans in times of calamities. Let's get you some reactions on this. छोटे और सीमांत जो किसान हैं उनको एक प्रकार से उनकी आय में और तेज गति से बढ़े और एक समर्थन देने के हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। पीएम किसान इस योजना के तहत जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को, उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी जिसे पीएम किसान योजना कहा जा रहा है, उसका लाभ 12 करोड़ से ज्यादा उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से या 5 एकड़ से कम भूमि है। एक प्रकार से आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। हमारी सरकार किसानों के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही है। पशुपालन, गौ संवर्धन, मछली पालन जैसे ग्रामीण जीवन और कृषि जीवन से जुड़े अहम क्षेत्रों का भी इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। In fact, our reporter Alok Singh spoke with farmers in Manesar in Haryana. Let's listen into what they had to say about the government announcements. अब ये 6,000 रुपया जो दिया गया, मदद तो मदद है, अच्छी लगती है, पैसा कभी भी बुरा नहीं लगेगा, चाहे मैं किसान हूँ चाहे कोई भी हो। लेकिन जो दी गई है वो एक मिनिमम 2-2 हज़ार रुपये, जिस सम्मान को जिसको हम समझते हैं किसान है, उसके प्रोपोर्शनेटली वो ठीक नहीं बैठती है। जितना उसके परिवार को, उसकी आर्थिक स्थिति को, उसको देखते हुए उसके जो सीमित साधनों में अपने जिस तरह अपने जीवन को चलाता है। ये था। दूसरा, जो स्वामीनाथन आयोग है उसके बारे में कुछ ना कुछ किया जाता, कोई लॉ अब तक बना दिया जाता इतने साल में, वह नहीं किया गया है। अच्छा, जो जिन किसानों का फसल खराब हुई है उसके बारे में जो है सरकार ने थोड़ा बहुत सोचा है, अगर खराब हो जाती है तो उनके पास भी कुछ जो है इंटरेस्ट जो है उनका कम कर दिया जाएगा। जिस टाइम पे 2% और 3% की बात की गई है, उससे लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, जो कर मतलब इंटरेस्ट कम कर दिया जाएगा उससे कुछ फ़ायदा तो होता है, लेकिन किसान का जो समस्या है उनसे कोई निराकरण नहीं है। जब तक कर और कर्जे से मुक्त अर्थव्यवस्था नहीं होगी किसान के लिए, जब तक बजट का कोई महत्व नहीं कि हर कैटेगरी का ये कोई ना कोई बजट में प्रावधान हो जाता है। और किसान के लिए जब ज़्यादा किया गया तो इन्होंने ऐसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जुमला, जैसे 6,000 रुपये साल के, वो भी 5 एकड़ पे, और उसमें 6,000 रुपये तो एक LKG के बच्चे की फीस भी नहीं जा सकती। मानते नहीं मानते। और ये देश कृषि प्रधान देश है और देश की GDP इस पे डिपेंड करती है। और देश इस कृषि प्रधान देश में किसानों की जो मट्टी पलीत हो रही है किसी से छुपी हुई नहीं है। सिस्टम वाइज ले लो, सबसे पहले तो इसके खाद, बीज, पानी और ये सारी चीज़ महंगी है, डीजल महंगा है। दूसरा, बीज इनके 700 रुपये किलो, 600 रुपये किलो, जो किसान 20-25 रुपये किलो बेचता है वो 600-700 रुपये किलो में, बीज भी महंगा, लेबर भी महंगी, उसके बाद इसकी 24 घंटे की ड्यूटी है। We also have our reporter Disha Shah with farmers in Bhopal in Madhya Pradesh. She has been traveling for the past several days there and bringing out the problems of the farmers there and how the farm loan waiver is being implemented. This is what the Kisan of Madhya Pradesh has to say about the latest announcement. 6,000 रुपए आज सरकार ने ये कहा है कि आपको किसान को देगी जिनको 5 एकड़ से कम जमीन है। तो आपको क्या लगता है कि ये 500 रुपए पर महीना बराबर है, उससे गुजारा होगा?
ये मेरे को ऐसा लगता है क्या कि इसमें गुजारा एक आदमी का नहीं हो सकता तो परिवार कैसे चला सकेंगे। तो कम से कम 6,000 रुपए माहवार तो मिले। कुछ भी नहीं हो रही है इसमें। क्या करेंगे, कैसे बच्चे पढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे ये बताइए आप। ना घर खर्च चल दिया, ना अपना बच्चे की पढ़ाई हो रही है, ना कुछ भी नहीं, ऐसे ही पढ़े मेरे बच्चे तो। Former Finance Minister P. Chidambaram said that the government will fund the scheme by borrowing 20,000 additional crore rupees. In fact, former Finance Minister slammed this government for missing the fiscal deficit target and overspending than what was budgeted for. The government's desperation is proved by its announcement of the Farmers' Income Support Scheme to provide a measly sum of rupees 6,000 per year to every small and medium farmer. The fiscal deficit numbers are telling. By recklessly breaching fiscal discipline, the government will fund the scheme this year entirely out of borrowed money of rupees 20,000 crore. Next year too, the scheme will be funded entirely out of borrowed money of rupees 75,000 crore. Well, we've got some more political reactions coming in. Let's play out some of the comments that we got from various ministers within the Modi government. तो उनको भी चुनाव पिछले दिनों में सामना करना पड़ा था। वो तो चुनावी सालों में पूंजीपतियों को रिलीफ देते थे। उनकी पेट में क्यों पीड़ा हो रही है और मोदी जी गरीबों को रिलीफ दिए? और बताइए हम कौन सी स्कीम शुरू किए जो हम 2014 से शुरू नहीं किए हैं? अगर उज्ज्वला हमने दिया है तो पहले दिन से उसके बारे में हमने सोचा है। अगर हमने स्वास्थ्य सेवा के बारे में आज कुछ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना बनाई तो उसकी नींव हमने पहला साल से रखा था। अगर हमने मुद्रा योजना की आज कुछ नंबर बना रहे और उसको आगे ले जा रहे तो उसको पहला साल में हमने सोचा था। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मोदी जी की कल्याणकारी योजना से भयभीत है, वो मुरझा गए हैं। It's not only for the middle class, which has got a tax exemption up to 5 lakhs, and even those who will invest in specific schemes up to 6.5 lakhs and even beyond. But having said that, the farmers and the people said the farmers were distressed for their basic inputs. Now they have been given cash in account, which will go up to a tune of 6,000 rupees. This budget is not only for the middle class, it's for the students, it's for the youth, it's for the women, it's for infrastructure, it is for space, it is for housing, it is for health. I think it's an amazing and astonishing budget presented by the government today. Hats off to Mr. Modi. ये एक ऐतिहासिक बजट था, एक क्रांतिकारी बजट था और जो हम लोग जन कल्याण के लिए जनहित में करते आए हैं 2014 से, उसमें भी हम लोगों ने और भी बहुत बड़ा एक ठोस कदम लिया है इसके द्वारा। और हर वर्ग की जो मांग थी, हर वर्ग की जो ज़रूरत थी, हम लोगों ने इस बजट के द्वारा पूरा किया है। कितने वायदे पूरे किए ये नहीं बताया, जैसा कि उनका 15 लाख का जुमला था, हर एक के जेब में 15 लाख डालने का। 10 करोड़ एम्प्लॉयमेंट 5 साल में देने का वायदा था, उसके बारे में कुछ भी नहीं। और जो घर हमने इतने घर बांधे 1.2 करोड़ टू 1 करोड़ 20 लाख, तो उसके लिए भी उन्होंने जो पैसा इस बार भी रखा है वो बहुत कम है। और जो ये इलेक्शन मैनिफेस्टो उन्होंने सदन में पढ़ा है वो अब वोट के लिए। मुझे लगता है ये बजट किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गौ माता के लिए और देश का जो मिडिल इनकम वाला जो आदमी है जी, टैक्स में 5 लाख, उसके लिए एक श्रेष्ठ बजट है। डिजिटल इंडिया का संकल्प लिए प्रधानमंत्री जी सरकार में आए। आज डिजिटल इंडिया को और सशक्त करने का बजट है। किसान के साथ साथ जवान के संरक्षण में डिफेंस का बजट 3 लाख करोड़ तक पहुंचाने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया। तो आज तो अगर आप भाजपाई से नहीं किसी आम नागरिक से पूछे हाउस द जोश, तो वो कहेगा हाय सर।
अब ये 6,000 रुपया जो दिया गया, मदद तो मदद है, अच्छी लगती है, पैसा कभी कभी भी बुरा नहीं लगेगा, चाहे मैं किसान हूँ चाहे कोई भी हूँ। लेकिन जो दी गई है वो एक मिनिमम 2-2 हज़ार रुपये, जिस सम्मान को जिसको हम समझते हैं किसान है, उसके प्रोपोर्शनेटली वो ठीक नहीं बैठती है। जब तक कर और कर्जे से मुक्त अर्थव्यवस्था नहीं होगी किसान के लिए, जब तक बजट का कोई महत्व नहीं है। किसान के लिए जब ज़्यादा किया गया तो इन्होंने ऐसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जुमला, जैसे 6,000 रुपये तो एक LKG के बच्चे की फीस भी नहीं जा सकती। We take a short break here on Mirror Now, but lots more lined up on the other side. Some big reactions coming up. Stay with us.